Hello students, welcome to my new video and today I am going to teach you lesson number 2 of Science NCERT book Acid, Base and Salt. So let's start Acid, Base and Salt. इसके पहले वीडियो में हमने एसिड, बेस और साल्ट के बारे में डिस्कस किया था, उनके यूज, उनके प्रॉपर्टीज, उनके टाइप्स, हमने सब कुछ जो आपके एनसीईआरटी की बुक में सिलेबस दिया गया है उन सारी बातों के बारे में हमने डिस्कस किया था। पीएच वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में 3-4 साल्ट के बारे में दिया गया है जिसके बारे में आपको डिटेल में जानना है। ठीक है, तो पहला साल्ट हम लोग जो है आज स्टडी करेंगे जिसके बारे में, वो है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट को एक और नाम से हम लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉमन साल्ट जो है वो है क्या। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन साल्ट, यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी गई हैं सब कॉमन साल्ट के बारे में लिखी गई हैं। कॉमन साल्ट जो होता है उसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट का जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। और नेचर तो ये साल्ट है, आपने पहले ही लिख रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन साल्ट। अकरेंस का मतलब है कि जो आपका कॉमन साल्ट है यानी जो सोडियम क्लोराइड है वो कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है, तो कॉमन साल्ट जो है नेचुरल चीज है, नेचुरल सब्सटेंस है और इसको आप लोग जो है हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पहला है सी वाटर। इंडिया में कॉमन साल्ट प्राप्त करने का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है सी वाटर। सी वाटर से हम लोग कॉमन साल्ट को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या किया जाता है कि बड़े बड़े टैंक्स लगाए जाते हैं जहां पे सी के वाटर को कलेक्ट किया जाता है और उस वाटर का एवोपरेशन होता है। वाटर धीरे धीरे जो होता है एवोपराइज हो जाता है और वाटर में डिसॉल्व हुआ जो कॉमन साल्ट बचा रहता है, कॉमन साल्ट जो होता है वो बच जाता है रेसिड्यू के रूप में। ठीक है, और इंडिया में कॉमन साल्ट जो है सी वाटर से कहाँ कहाँ फॉर्म किया जाता है? तो इंडिया में जो सी वाटर से साल्ट का फॉर्मेशन होता है वो है चेन्नई एंड मुंबई। दो जगह ऐसी हैं जहां पर इंडिया में कॉमन साल्ट का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सी वाटर। वहां पे ये सारी व्यवस्था की गई है, समुद्र के किनारे बड़े बड़े टैंक लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं ताकि उसमें वाटर को कलेक्ट किया जा सके, उसका एवोपराइजेशन किया जा सके और जो है हमको सोडियम क्लोराइड मिल सके। वो जो सोडियम क्लोराइड आफ्टर इवोपरेशन ऑफ वाटर, सी वाटर से जो हमको मिलता है वो काफी इम्प्योर होता है, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, इसलिए उसका यूज करने से पहले उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है और प्यूरिफाई करने के बाद उसको मार्केट में सोल्ड आउट किया जाता है। ठीक है, तो सी वाटर जो है कॉमन साल्ट का सबसे बड़ा सोर्स है। सेकेंड वन इज रॉक साल्ट। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड डिपॉजिट। रॉक साल्ट का मतलब है कुछ छोटे छोटे पठार या पर्वत ऐसे होते हैं जहां पर कुछ डिपॉजिट्स, हमको सॉलिड डिपॉजिट्स मिलते हैं और वह जो होता है उसमें जो होता है सोडियम क्लोराइड जो होता है प्रेजेंट होता है और उसको हम लोग उस सॉलिड डिपॉजिट से, मतलब कहने का मतलब है कि बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं। ठीक है, और उससे जो है हम लोग सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करते हैं। तो वह भी जो सोडियम क्लोराइड होता है काफी इम्प्योर होता है, यूज करने से पहले उसको हमको प्यूरिफाई करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा काला नमक। काला नमक आपने देखा है, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होता है, तो ये सॉलिड डिपॉजिट्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये भी कॉमन साल्ट है और ये कहाँ मिलता है? तो सॉलिड डिपॉजिट्स के फॉर्म में मिलते हैं। और इंडिया में कहाँ पर मिलता है? तो इंडिया में हिमाचल प्रदेश में सॉलिड डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कहा जाए कि नमक के जो होते हैं पहाड़ पाए जा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
इनलैंड लेक्स, कुछ झील ऐसी होती हैं जिसमें नमक पाया जाता है, ठीक है। कुछ झीलें ऐसी होती हैं इंडिया में जिसमें नमक पाया जाता है, और भी बहुत सारे देश है जहाँ पे, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे कुछ झीलें होती हैं जिसमें नमक पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो राजस्थान में सांभर नाम का एक लेक है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में नमक डिजोल्व रहता है, और उसके पानी को एवोपराइज करके हम लोग उससे नमक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था 3 तरीके जो है जिससे हम लोग कॉमन साल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट। जो कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट को हम लोग साधारण नमक भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी NaCl किसका फॉर्मूला है? साधारण नमक, कॉमन साल्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो पहली प्रॉपर्टीज, इट इज कलरलेस सब्सटेंस विथ मेल्टिंग पॉइंट 820 डिग्री सेल्सियस। यह एक कलरलेस सब्सटेंस होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 820 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकेंड वन, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। यह जो होता है रूम टेम्परेचर पर वाटर में सॉल्युबल होता है, घुल सकता है, ठीक है। एंड सी, ऑन हीटिंग a cracking sound is produced due to breaking of up crystals। आपने देखा होगा, आप इसको घर में करके देख भी सकते हैं कि गरम तवा हो या गरम कढ़ाई हो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, देखिए वो एक आवाज करेगा, ठीक है। एक आवाज, क्रैकिंग की तरह उसमें से एक आवाज निकलेगा, उसके बाद वो मेल्ट होता जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब उसको हम लोग गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वो क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, लेकिन एक क्रैकिंग साउंड के साथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट डी, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ये क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है? जो कॉमन साल्ट होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और एब्जॉर्ब करके क्या होता है, वो कहा जाए कि भींग जाता है, गीला टाइप का हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बारिश के दिनों में घरों में जिस कंटेनर में नमक रखा रहता है, वो लगता है कि नमक जो है उसमें पानी पड़ गया, भींग गया है, रियली में उसमें पानी नहीं पड़ा रहता है। वो क्या होता है कि उसकी खासियत है, प्रॉपर्टीज है कि जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चराइजर ज्यादा होता है तो वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद गीला हो जाता है। लेकिन गर्मी के दिनों में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चराइजर होता है वो काफी कम अमाउंट में होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से मॉइस्चराइजर जो होता है कम होता है। लेकिन बरसात के दिनों में, ठंडी के दिनों में जो एटमॉस्फेयर है इसमें नमी बहुत अधिक होती है, और ऐसे सिचुएशन में जो नमक होता है यानी साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब कर लेता है और गीला हो जाता है, यानी भीग जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। यानी जो सोडियम क्लोराइड है, डी वाली प्रॉपर्टी, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इट टेक्स अप मॉइस्चराइजर फ्रॉम नेचर एंड बिकम्स वेट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग विथ कोंक H2SO4 इट गिव्स फ्यूम्स ऑफ HCl गैस। जो सोडियम क्लोराइड है उसको जब हम लोग H2SO4, कोंक H2SO4, हमने आपको जब पहला लेसन पढ़ाया था उसमें हमने आपको बताया था कि कोंक H2S यानी कोंक एसिड क्या होते हैं और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। कोंक एसिड्स का मतलब हो गया जिसमें वाटर का अमाउंट ना हो, वो जो एसिड है वो बिल्कुल प्योर हो, और डाइल्यूट मतलब जो एसिड है उसमें वाटर का अमाउंट भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर अगर प्रेजेंट है उसमें तो वो डाइल्यूट एसिड हो गया, वाटर से प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो कोंक एसिड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन साल्ट है यानी सोडियम क्लोराइड है उसको हम लोग कोंक H2SO4 के साथ हीट करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से HCl गैस के फ्यूम निकलते हैं, धुआं निकलता है HCl गैस का। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये फिर ये भी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। बाकी ये और ये फिर फर्स्ट वाला, ये तीनों जो होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गए। क्योंकि कभी कभी जो होता है
फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती है कि किसी सब्सटेंस का या किसी कंपाउंड का आप 2 फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए या 3 फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए या केमिकल प्रॉपर्टी बताइए। तो फिर आपको वहां पे जानना पड़ता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो ए, बी और सी ये तीनों जो होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएंगे, बाकी डी एंड ई जो होंगे ये केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ कॉमन साल्ट। जो कॉमन साल्ट है उसका यूज क्या क्या है। कॉमन साल्ट को हमने पहले ही कहा, हम लोग साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, तो साधारण नमक का आपके लाइफ में, डेली की लाइफ में क्या यूज है ये तो आप भी जानते हैं। सबसे बड़ा यूज तो यही है कि हम लोग उसको एज फूड मटेरियल अपने डाइट में यूज करते हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जिसको प्रिजर्व करने के लिए कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है, जैसे अचार हो गया, पिकल्स जिसको कहते हैं, मीट, फिश, इन सारी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। सेकेंड वन इज इट इज यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव, अच्छा फूड के लिए। फिर थर्ड, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप, साबुन बनाने में भी इसका यूज होता है। जो कॉमन साल्ट होता है यानी जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका यूज साबुन बनाने के लिए भी किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम, जो आइसक्रीम आप लोग खाते हैं उसमें भी नमक होता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसको नमक नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आइसक्रीम जो होता है उसमें भी नमक होता है। उसके बाद एज अ लैब रिएजेंट, एज अ लैब रिएजेंट का मतलब होता है कि लैब में कई सारे केमिकल सब्सटेंस को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इस तरीके से जो सोडियम क्लोराइड है उसका हम लोग लैब रिएजेंट के रूप में भी यूज करते हैं। और लैब रिएजेंट का मतलब यही होता है कि लैब में हम लोग कई सारे केमिकल सब्सटेंस को बनाने के लिए इस सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था जो कॉमन साल्ट है उसके बारे में आपको टोटल इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग एक दूसरे साल्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यह भी जो है एक क्लोराइड फैमिली का ही साल्ट है। आपने 3-4 टाइप्स ऑफ फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जो हमने MnCl पढ़ा वह भी एक साल्ट है, वह भी क्लोराइड फैमिली का साल्ट है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, यह भी क्लोराइड फैमिली का ही साल्ट है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका जो एक अलग नाम है वो है कैल्शियम, केमिकल नेम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। प्रिंसिपल ऑफ मैन्युफैक्चर मतलब यह जो है किस तरीके से तैयार किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई CaOH का होल ट्वाइस एंड रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पे ई छुटा हुआ है, सही कर लीजिएगा आप लोग। टेक प्लेस इज, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको आप कह सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन गैस का रिएक्शन कराया जाता है तब जाकर के कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी यही है ब्लीचिंग पाउडर और वाटर बनता है। तो अगर आप मान लीजिए लैब में जाते हैं और आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, तो जो प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल यही है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा जो है ब्लीचिंग पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद जब ये बन जाता है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी इट इज येलो वे। अच्छा, उसके पहले आप ये जान लीजिए कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अभी जो हम लोग ये 3 पढ़ रहे हैं दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। इट इज येलोविश व्हाइट पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है जनरली थोड़ा थोड़ा पीला और व्हाइट कलर का पाउडर होता है, लेकिन उस व्हाइट तो होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें पीला कलर भी, पीलापन रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ड जोड़ा गया है येलोविश व्हाइट पाउडर। दूसरा, व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर इट गिव्स क्लोरीन गैस। जब इसको हम लोग खुली हवा में छोड़ देते हैं तो इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकलता है, और क्लोरीन गैस जब बाहर निकलता है तो वो क्लोरीन गैस हमारी आंखों में जाता है और आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है,
तो क्लोरीन गैस जो है उसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि जब हम लोग इसको खुली हवा में छोड़ते हैं तो इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकलता है। सी, इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। यह जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन प्योरली सॉल्युबल नहीं होता है, पार्शियली होता है, थोड़ा थोड़ा घुल भी जाता है और कुछ कुछ पार्ट जो होते हैं उसके अनसॉल्युबल इसमें रह जाते हैं। ठीक है, तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और ये है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो केमिकल प्रॉपर्टी जब भी आप लिखिएगा किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का, तो उसमें आपको रिएक्शन लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो भी होगा, केमिकल प्रॉपर्टी जो भी होंगी, बिना केमिकल रिएक्शन के वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जब भी आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज लिखे किसी भी सब्सटेंस का, तो उसका किसी कंपाउंड के साथ, किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो पहली तो सी और ये डी हो गया। ये क्या है? इट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड एंड प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, अब डाइल्यूट एसिड ये जरूरी नहीं है कि आप HCl ही ले या H2SO4 ही ले, दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों के साथ रिएक्शन लिखा हुआ है। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसमें से क्लोरीन गैस जो होता है बाहर निकलता है। ये तीर ऊपर की तरफ है, इट मीन्स इसमें से गैस जो है वो बाहर निकल रहा है। और गैस की प्रॉपर्टी ही होती है कि आप उसको बंद कंटेनर में रखिए या अगर खुले कंटेनर में रखेंगे तो वो तो कलेक्ट हो नहीं पाएगा, ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, दूसरी क्या है कि जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सल्फेट, वाटर और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद इट रिएक्ट विथ CO2, इट प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तभी भी क्लोरीन गैस का प्रोडक्शन होता है, क्लोरीन गैस फॉर्म होता है। जैसे देखिए CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस CO2 इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2। यानी जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले तो इन सारे चीजों का नाम आपको याद होना चाहिए। इसके लिए आपको केमिकल फॉर्मूला, उसकी केमिकल नेम, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि आप जितना से ज्यादा हो सके फॉर्मूला याद करिए। केमिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना केमिकल फॉर्मूले के वो चल ही नहीं पाएगा, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। जिस तरह मैथ में ट्रिगोनोमेट्री है, बिना फॉर्मूले का आप उसका एक भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसी तरह साइंस में जो है केमिस्ट्री हो जाता है जो बिना फॉर्मूले का आप एक भी रिएक्शन नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं बेटा याद करिए इसे। अगर आपके पास फॉर्मूले हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम आपको वीडियो के लास्ट में लिखा देंगे, आप उसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, कैसे इसको बनाया जाता है वो हो गया, इसका नाम, सूत्र यानी फॉर्मूले। अब आपको पढ़ना है यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला यूज, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन। जहाँ कपड़े का निर्माण होता है, कपड़े की फैक्ट्रियां होती हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, जो कॉटन होते हैं उसको ब्लीच करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड। जो पेपर इंडस्ट्री होता है वहां भी इसका यूज होता है वुड को ब्लीच करने के लिए। वुड आपको भी पता है कि जो पेपर बनते हैं वो एक स्पेशल टाइप के वुड से बनते हैं, तो वहां पे जो पेपर इंडस्ट्री होती है वहां पर भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। सी, इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री, मतलब जो जहाँ पे आप लोग कपड़े धुलाते हैं, धोने के लिए देते हैं लॉन्ड्री में, वहां पर भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, मतलब आप धागे को देखे होंगे, ऊन को देखे होंगे, ऊन जो होते हैं वो उसमें मतलब टेढ़े मेढ़े टाइप के हो जाते हैं, ऐंठन पड़ जाता है।
ठीक है। तो उसको सही करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर कपड़ा आप बहुत दिन तक इस तरह फोल्ड करके रखे हुए हैं तो इसमें इस तरह से निशान पड़ जाते हैं। देखिए कपड़े को आपने जहां से फोल्ड किया है, मान लीजिए आपका ऊल है तो इसको आप इस तरह से मान लीजिए फोल्ड करके रखे हुए हैं काफी दिनों से, तो इस तरह से उसमें सिंकल्स आ जाते हैं, ठीक है, निशान बन जाते हैं। तो उसको मिटाने के लिए जो धागे होते हैं या जो ऊन होते हैं जिसका स्वेटर बनाया जाता है, उस ऊन को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए, उसमें जो ऐंठन होते हैं उसको खत्म करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। तो ये हमारा दूसरा साल्ट था जिसका नाम था ब्लीचिंग पाउडर। उसको आप कैसे बनाएंगे, उसका केमिकल नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यूज क्या है, ये सारी बातें आपने पढ़ ली। और ये था हमारा दूसरा साल्ट जिसके बारे में हमको पढ़ना था। अब हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक नए साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, और वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्टकट में इसको हम लोग पीओपी कहते हैं, ठीक है। यह हाइड्रेट साल्ट है, एक होता है एनहाइड्रेट साल्ट और एक होता है हाइड्रेट साल्ट। एनहाइड्रेट साल्ट का मतलब होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो, और हाइड्रेट साल्ट का मतलब होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट हो। तो जो पीओपी है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको हम लोग हेमी हाइड्रेट बोलते हैं, मतलब उसमें हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट है, हाइड्रेट साल्ट इसलिए कहा जा रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए भी कहते हैं, एक तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक है। और जिप्सम जो है ज्यादातर पेरिस नाम के देश में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब हो गया हाफ H2O, हाइड्रेट का मतलब हो गया वाटर, ठीक है। तो इसका नाम पड़ गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट है उसमें हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O, इसका जो फॉर्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O है। प्रिपरेशन ऑफ पीओपी, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक है। देखिए when gypsum is heated at 100 degree Celsius or 373 Kelvin, it lose 3/4 of water and POP is formed। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। जब इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो इसके जो 3/4 ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है, ये लूज कर देता है, उसमें से बाहर निकाल देता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बन जाता है। जब उसमें से 3/4 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें ये भी कहा जाता है कि जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, 373 केल्विन से अधिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक रख लेते हैं तो उसमें जितने भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो पूरे के पूरे बाहर निकल जाएंगे, और फिर वो जो साल्ट बनेगा वो अनहाइड्रेट हो जाएगा, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल बचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जब हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं तो ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो टेम्परेचर हो वो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन से अधिक ना हो, वरना वो जो साल्ट है वो अनहाइड्रेट हो जाएगा, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे ही नहीं। और ऐसे साल्ट को जिसमें वाटर नहीं होता है उसको डेड या ब्रंट प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, ठीक है। अगर उसके पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएंगे तो उसको हम लोग डेड या ब्रंट प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। इसलिए टेम्परेचर को ध्यान में रखना है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन से ज्यादा ना हो पाए, ठीक है। तो ये जिप्सम के हेल्प से हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कर लिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज व्हाइट पाउडर, यह जो है एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, आपने देखा भी होगा जब आप
हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी के हड्डी वगैरह टूट गई, फ्रैक्चर हो गया रहता है, तो वहाँ पे एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है जिसको वाटर में घोल करके और जहाँ पे आपकी हड्डियाँ टूटी होती वहाँ पे लगा दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद काफी हार्ड हो जाता है। तो ये व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इट इज व्हाइट पाउडर। दूसरा क्या है, व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर एंड लेफ्ट हाफ आवर इट सेट इनटू हार्ड मास। जब इसको वाटर में मिक्स करके आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे तो वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। देखे होंगे आप मेडिकल मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में। अब यूज ऑफ पीओपी, इसका यूज क्या है? इट इज यूज इन मेडिकल साइंस टू सेट द बोन इन फिक्स प्लेस। मेडिकल साइंस में इसका यूज होता है, अगर हड्डियां टूट गई होती हैं तो उनको उनके जगह पे सेट करने के लिए, ठीक है। हाथ की हड्डी या पैर की हड्डी, कहीं भी हड्डी टूट जाती है तो उसका प्लास्टर किया जाता है। जो प्लास्टर किया जाता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज होता है, ठीक है। दूसरा, इट इज यूज इन मेकिंग टॉयज, स्टैटूज। ये जो होता है खिलौनों को बनाने में, मूर्तियों को बनाने में भी इसका यूज होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ वॉल्स। आप लोग दीवार पे या जो शेलिंग होते हैं छत, उस पर पुट्टी लगाते हैं, तो वो जो पुट्टी होता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। उससे दीवार या जो आपका छत होता है वो क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल प्लेन हो जाता है। इट इज यूज इन मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल। आप इसका यूज जो होता है ऐसे मटेरियल्स को बनाने में भी किया जाता है जो फायर प्रूफ हो, उस पर आग का कोई असर न पड़ता हो, तो ऐसे मटेरियल को भी बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है। इट इज यूज इन मेकिंग चाक। जिस चाक से हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं उस चाक को बनाने में भी इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब हमको लगता है ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इसके यूज क्या है, इसके फिजिकल इसके प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। और ये एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में काफी अच्छे से आपको प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना चाहिए।